दोस्तों, पुराने समय से ही हम बहुत सारी वस्तुओं की मुद्रण यानी कि छपाई देखते आए हैं। जैसे पत्रिकाओं का मुद्रण, समाचार पत्रों का मुद्रण, पोस्टरों का मुद्रण और यहाँ तक कि किताबों का मुद्रण। यानी कि हर वो चीज़ जो पन्नों पर उकेरी जाती है या मुद्रित की जाती है, उसी को तो हम छपाई कहते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि मुद्रण यानी कि छपाई वह विधि या प्रक्रिया है जिसके द्वारा अक्षरों, शब्दों और चित्रों को कागज पर छापा या अंकित किया जाता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पहले के समय में जो छपाई होती थी वो किस तरह से होती थी और समय के साथ उसमें क्या क्या बदलाव होते गए। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस छपाई के कारण लोगों के जीवन पर क्या असर हुआ और समाज में क्या क्या परिवर्तन देखे गए। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन से आविष्कार हुए और छपाई ने किस तरह से क्रांति को बल दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के इस मस्त और ज़बरदस्त चैप्टर को, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। पहला टॉपिक है हमारा शुरुआती छपी किताबें। मुद्रण यानी कि छपाई तकनीक का सबसे पहला विकास पूर्वी एशिया में हुआ था। और पूर्वी एशिया में भी कहाँ पर? 3 देशों में। पहला था चीन, दूसरा था जापान और तीसरा था कोरिया। इन तीनों देशों में उस समय हाथों से छपाई की जाती थी, यानी कि हैंड प्रिंटिंग की जाती थी, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेसों का आविष्कार नहीं हुआ था, नई तकनीक नहीं आई थी, इसलिए सारी छपाई जो है वो हाथों से होती थी। अर्थात प्रारंभिक समय में मुद्रण तकनीक केवल चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी और यह मुद्रण यानी छपाई हाथों द्वारा किया जाता था। इस चैप्टर में इन 3 देशों में से हमें केवल 2 देशों के बारे में पढ़ना है। पहला है चीन और दूसरा है जापान। तो चलिए देखते हैं कि चीन में जो छपाई थी वो किस तरह से होती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीन में मुद्रण। लगभग 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाती थी। ये काठ के ब्लॉक या तख्ती जो है वुड ब्लॉक कहलाते थे। उस समय के कागज पतले और छिद्रित होते थे, इसलिए दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, क्योंकि जब एक तरफ छापते थे तो स्याही दूसरी तरफ लग जाती थी, क्योंकि कागज बहुत ज्यादा पतले होते थे। इसी कारण पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ करके सिल करके बनाई जाती थी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ ही छपाई हुई है और हर पन्ने को बार बार मोड़ा गया है। किताबों का सुलेखन करने वाले लोग दक्ष सुलेखक होते थे। ये लोग हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षर में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। एक लंबे समय तक किताबों की छपाई का सबसे बड़ा उत्पादक चीन ही था। अब सोचने वाली बात यह है कि चीन में किताबें क्यों छप रही थी। तो उस समय की बात है जब चीन था, उसमें राजाओं का शासन था। तो ये जो राजा है, राजतंत्र की परीक्षाओं के लिए किताबों को छपवाते थे। तो उस समय चीन राजतंत्र की नौकरियों के लिए सिविल सेवा की परीक्षा करवाता था, यानी कि नौकरशाही की परीक्षा करवाता था। वहां पे जो लोग राजतंत्र यानी कि जो राजदरबार में लोग काम करना चाहते थे, उनको सिविल सेवा की परीक्षा देनी जरूरी होती थी, जिसको नौकरशाही कहा जाता था। इस परीक्षा में बहुत लोग भाग लेते थे, बहुत तादाद में लोग भाग लेते थे। इसलिए चीन का राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। 17वीं शताब्दी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति बढ़ने लगी, जिससे छपाई के इस्तेमाल में विविधता आने लगी, यानी कि तरह तरह की छपाइयाँ होने लग गई कि लोग जो है शहरों में बहुत ज़्यादा आने लगे गाँव से। अब मुद्रित सामग्री का उपयोग सिर्फ विद्वान और अधिकारी ही नहीं कर रहे थे, बल्कि व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे थे। अब पढ़ना लोगों का एक शौक भी बन गया था। नए पाठक काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, साहित्य और रोमानी नाटक पसंद करते थे। जो नए पाठक मिले थे जब ये छपाई होने लगी थी, तो वो नए पाठक क्या करते थे? कविताएं, किस्से, आत्मकथाएं, साहित्य और रोमानी नाटक को पसंद करने लगे थे। अमीर महिलाओं ने पढ़ना शुरू कर दिया था और कुछ महिलाओं ने तो अपने काव्य और नाटक भी छपवाने शुरू कर दिए थे। यानी कि जो अमीर महिलाएं थी वो पढ़ रही थी, साथ ही साथ अपने हाथों द्वारा लिखी गई कविताएं और नाटक को छपवाना शुरू कर दिया था। यह वही समय था जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था और केवल छपाई जो है वो हाथों से होती है। लेकिन 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी देशों से मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात हुआ, यानी कि अब मशीनी प्रेस आ गए, यानी तकनीकी आ गई। तकनीकी मुद्रण के कारण मुद्रित सामग्री का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। प्रिंटिंग प्रेस के आने से जो छपाई थी वो बहुत तेजी से होने लगी और जल्द ही शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। जो शंघाई था ये पूरा का पूरा प्रिंटिंग हब बन गया।
हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनों ने ले ली। तो अभी तक हमने चीन में मुद्रण कैसे होता था इसके बारे में जाना। अब हम आगे जानेंगे कि जापान में मुद्रण कैसे पहुंचा, यानी कि जापान में छपाई कैसे पहुंची। तो 768 से 770 ईस्वी के आसपास चीनी बौद्ध प्रचारक छपाई की तकनीक लेकर जापान आए, यानी कि चीन में जो छपाई होती थी उसकी तकनीक को लेकर के चीन के बौद्ध प्रचारक जो थे वो जापान गए। 868 ईस्वी में इसी तकनीक यानी कि हाथ की छपाई से जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र छपी थी। यानी कि उस समय प्रिंटिंग प्रेस जापान में नहीं आया था, केवल हाथों की तकनीक ही बौद्ध प्रचारक लेके गए थे। तो उस समय जो हाथों की छपाई से किताब छपी थी उसका नाम था डायमंड सूत्र। इस पुस्तक में पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र थे, जो कि आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। ये चित्र आपको देखने को मिलेगा जिसपे ये लिखा गया है। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवियों और गद्य लेखकों की पुस्तकें नियमित रूप से छपने लगी। यानी कि जो मध्यकालीन जापान था उसमें जो कवि की कविताएं थी और लेखकों की जो उपन्यास थे, कहानियां थे, उनकी पुस्तकें जो है नियमित रूप से छपने लगी। किताबों की अधिक छपाई हुई तो किताबें सस्ती होने लगी। 18वीं शताब्दी के अंत में एदो, जो कि टोक्यो है, में शहरी संस्कृति को दर्शाने वाली चित्रकारी भी छपने लगी। एदो जो था उस समय कहा जाता था, आज के समय में इसको टोक्यो कहा जाता है। तो यहाँ पर जो शहरी संस्कृति थी, शहरों में किस तरह लोग जीवन जीते थे, शहरों में क्या होता था, तो उसकी चित्रकारी भी छपने लगी। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री जैसे महिलाओं की किताबें, संगीत के साजों की किताबें, हिसाब किताब की किताबें, चाय अनुष्ठान की किताबें, फूल साजी की किताबें, शिष्टाचार की किताबें और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं पुस्तक दुकानें खचाखच भर गई थीं। तो देखा आपने, जब जापान में मुद्रण आया यानी कि छपाई आई तो क्या क्या हमें देखने को मिला। अब हमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ना है जिनका नाम था कितागावा उतामारो। ये 1753 में एदो यानी टोक्यो में जन्मे थे। इन्होंने विभिन्न प्रकार की चित्रकारी यानी कि पेंटिंग बनाई, जैसे तैरती दुनिया का चित्र। यानी कि इस चित्र में यह दर्शाया गया कि दुनिया के प्रति हमारा नजरिया कैसा है, हम दुनिया को कैसे देखते हैं। और इन्होंने एक और चित्र बनाई जिसमें आम शहरी जीवन को दर्शाया गया था, यानी कि आम लोगों का जीवन कैसा होता है इस चित्र में यह दर्शाया गया। इन चित्रों को उकियो शैली कहा जाता था। जो इन्होंने चित्र बनाया था, इन चित्रों को उकियो शैली के नाम से जाना जाता था। इनकी छपी प्रतियां यानी कॉपियां यूरोप और अमेरिका पहुंची और माने, मोने और वान गाग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है यूरोप में मुद्रण का आना। तो हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि यूरोप में जो छपाई है वो कैसे आई थी। तो जो रेशम मार्ग था यानी कि सिल्क रूट था, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, तो इस मार्ग का उपयोग चाइना जो है यूरोप में सामान भेजने के लिए करता था। इसी रास्ते से चीन ने कपड़े, रेशम और मसाले यूरोप में भेजना शुरू किया था। और इसी रास्ते से चीन से जो कागज थे वो यूरोप में पहुंचे थे। अब हमें यह जानना है कि वुड ब्लॉक तकनीक यूरोप में कैसे पहुंची। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो महान खोजी यात्री थे। चीन में काफी साल तक ये खोज करता रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन के पास वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। पहले से ही चीन में, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि चीन में वुड ब्लॉक तकनीक से छपाई होती थी, तो ये मौजूद थी वहां पर। तो मार्क पोलो ने 1295 में ईस्वी में मार्क पोलो चीन से वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती वाली छपाई का ज्ञान लेकर इटली लौटा। इटली के लोग भी वुड ब्लॉक की तकनीक से छपाई करने लगे और किताबें निकालने लगे, और जल्द ही यह तकनीक बाकी पूरे यूरोप में फैल गया। तो इस तरह से वुड ब्लॉक तकनीक जो है यूरोप में पहुंची थी। जो अमीर लोग थे यानी कि कुलीन वर्ग और भिक्षु संघ मुद्रित किताबों को सस्ती और अश्लील मानते थे, इसलिए ये लोग मुद्रित किताबों को नहीं खरीदते थे। इन लोगों के लिए किताबें चर्म पत्र यानी चमड़े के पन्नों पर ही छपते थे, जिसे वेलम कहा जाता था। लेकिन व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे क्योंकि ये सस्ती होती थी। अब किताबों की मांग पूरे यूरोप में बढ़ने लगी। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए पुस्तक विक्रेता भी सुलेखक या कातिब को रोजगार देने लगे। यानी कि किताबों की मांग इतनी बढ़ गई थी कि पुस्तक विक्रेताओं को सुलेखक यानी हाथ से लिखने वाले लोग या किताबों को लिखने वाले लोगों को जो है हायर करने लग गए, रोजगार देने लग गए। लेकिन किताबों की बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपि यानी हाथ से लिखे गए किताबों से पूरी नहीं हो रही थी। इसके कई कारण थे। नकल यानी कि कॉपी करना बेहद खर्चीला था। यह अधिक समय और अधिक श्रम का काम था।
पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें आती थी। यानी कि उस समय जो पांडुलिपियां थी, अगर उसकी नकल भी करते थे तो वो खर्चीला होता था, उसमें समय भी लगता था और श्रम भी लगता था। ये नाजुक भी होती थी और इनको लाने ले जाने और रख रखाव में बहुत सारी मुश्किलें आती थी। अब किताबों की बढ़ती मांग के चलते हुए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी कि तख्ती की छपाई लोकप्रिय होने लगी। परंतु वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से भी किताबों की बढ़ती मांग पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए किताबों की मांग के पूर्ति के लिए सस्ती और तेज मुद्रण तकनीक की जरूरत थी। यानी अब ऐसी मशीनों की जरूरत थी जिससे सस्ती किताबें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में किताबें छापी जा सके। इसके लिए होता क्या है, इसके चलते 1430 के दशक में योहान गुटनबर्ग ने विश्व की पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया। ये प्रेस कुछ इस तरह से दिखती थी, जिसमें फ्रेम लगा होता था, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लकड़ी का फ्रेम होता था यहाँ पर। और ये लकड़ी का फ्रेम जो है उसके नीचे फिर एक छोटा सा स्क्रू होता था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्क्रू है, ये स्क्रू होता था। ठीक है, तो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में स्क्रू लगा लंबा हैंडल को घुमाकर प्लेटन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए, जिन्हें इधर उधर मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सके। लिहाजा इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना गया। यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। अब किताबों को छापना निहायत तेज हो गया और गुटेनबर्ग प्रेस एक घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। यानी 300 सालों तक इसी प्रेस का इस्तेमाल किया गया छपाई के लिए, और इसकी स्पीड जो थी वो एक घंटे में 250 पन्ने छापने की थी। तो इस मशीन को अगर हम समझना चाहें एक बार, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम फ्रेम कहते हैं। इस फ्रेम के नीचे यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, बीच में एक स्क्रू लगा हुआ है जिसको हैंडल के मदद से जोड़ा गया है, और इस हैंडल को जो है हाथों से घुमाया जाता था। इसके नीचे एक प्लेट लगी हुई है, और प्लेट के जस्ट नीचे जो है कागज के ऊपर जो है प्रिंटिंग ब्लॉक रखा गया है। ये प्रिंटिंग ब्लॉक है जिसके अंदर जो है नीचे की तरफ छोटे छोटे अक्षर होते थे, और वही अक्षर इस कागज पे, सफेद वाले कागज पे जो है, जब इसको हैंडल को घुमाया जाता था तो छप जाते थे। तो अगर आप देखना चाहें कि ये प्लेट कैसी दिखती थी, तो ये प्लेट कुछ इस तरह की दिखती थी। देख सकते हैं आप, इस प्लेट में अक्षरों को घुमाने के लिए जगह दी गई है, अक्षर को निकाल करके दूसरी जगह लगा सकते थे। तो इस तरह का जो है ये प्रिंटिंग ब्लॉक था जो कागज के ऊपर छापा जाता था स्याही लगा करके। तो आपने समझ लिया कि प्रिंटिंग प्रेस कैसा दिखता था। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस, तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि गुटेनबर्ग कौन थे और प्रिंटिंग प्रेस का उन्होंने आविष्कार कैसे किया। तो गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे। गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पल करके बड़ा हुआ था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करना सीखा, फिर सुनारी सीखी, और अंत में उसने शीशे को मनचाही आकृतियों में ढालने की या गढ़ने की कला सीख ली। यानी कि उसने पत्थर पे पॉलिश करना भी सीख लिया, सुनारी यानी कि सुनार का काम भी सीख लिया, और शीशे को मनचाही आकृतियों में गढ़ने की कला भी उसने सीख ली। उसने अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल नए प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार में किया। जो उसने सीखा था उसी अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल उसने किया नए प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार में। प्रिंटिंग प्रेस की कमियों को दूर करके गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र यानी प्रिंटिंग प्रेस पूर्ण रूप से तैयार कर लिया। इसमें जो भी कमियां थी उस कमियों को दूर करके गुटेनबर्ग ने 1448 तक ये पूर्ण रूप से तैयार कर लिया। इस प्रिंटिंग प्रेस से उसने पहली किताब बाइबिल छापी। उसने बाइबिल की 180 प्रतियां यानी कि कॉपियां बनाई, जिसमें उसे 3 साल लगे। यह प्रिंटिंग तकनीक उस समय के हिसाब से काफी तेज थी। यानी कि उस समय जो मशीनों से छपाई हो रही थी वो छपाई हाथों की छपाई से काफी तेज थी। शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी दिखती थी। यानी कि जो किताबें छापी जाती थी मशीनों से, वो उस तरह से दिखाई देती थी जैसे कि वो हाथों से छापी गई हैं। नई प्रिंटिंग तकनीक ने हाथों से पुस्तक बनाने की कला को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था। यानी कि मशीनें आ गई थी, लेकिन फिर भी हाथों से पुस्तकों में छपाई होती थी। किनारों पर फूल पत्तियों की डिजाइन और चित्र अक्सर हाथों से ही पेंट करके बनाए जाते थे। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटिंग खुद तय करके करवा सकता था। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे। यानी जर्मनी के जो प्रिंटर थे, जो मुद्रक थे, जो किताबें छापते थे, वो दूसरे देशों में जा करके छापे खाने खुलवाया करते थे। लगभग 100 सालों में यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। यानी कि ये समय 1450 से 1550 का था, जिस समय यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने खुल गए थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि हुई तो पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी देखने को मिली।
15वीं सदी में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें थीं, जो 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गईं। अब हाथ की छपाई की जगह जो है यांत्रिक मुद्रण ने ले ली, जिसे मुद्रण क्रांति कहा गया। यानी कि जब हाथ से छपाई होती थी, अब वो मशीनों से होने लग गई, और मशीनों से जो छपाई होती थी, इसी को मुद्रण क्रांति कहा गया। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये 16वीं सदी में एक मुद्रक यानी प्रिंटर की वर्कशॉप है। दाएं तरफ अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहे हैं, और बाएं तरफ गेलीज तैयार किए जा रहे हैं, और धातुई अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है। पीछे की ओर प्रिंटर्स प्रेस के पेंच कस रहे हैं, और अगले भाग में तैयार माल पड़ा है। इसमें 2 शब्द नए देखने को मिल रहे हैं। कंपोजिटर, कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत यानी पाठ कंपोज करने वाला व्यक्ति होता था, और गैली जो है वो धातुई फ्रेम होती थी, जिसमें टाइप बिछा करके इबारत यानी कि पाठ बनाई जाती थी। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें पूरे चित्र को, तो यहाँ पर आगे की तरफ जो है, ये दाएं तरफ ये कंपोजिटर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये पाठ कंपोज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर जो है ये गैलीज तैयार कर रहा है, यानी कि धातुई अक्षरों को बिछा रहा है यहाँ पर, और इसके बगल में जो है यहाँ पर इस धातुई अक्षरों पे ये स्याही लगा रहा है। और पीछे की तरफ यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो प्रिंटिंग प्रेस के पेंच को कस रहा है और छपाई कर रहा है। और इसके इस तरफ देखें तो जो छपी हुई चीज है उसको यहाँ पे पढ़ करके देखा जा रहा है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई उसमें गलती तो नहीं हुई है, तो उसको पढ़ करके चेक किया जा रहा है। और आगे की तरफ हम देखें तो यहाँ पर जो है तैयार माल रखा हुआ है, जो आगे मार्केट में भेजा जाएगा। तो ये आपने चित्र समझ लिया। तो चलिए देखते हैं आगे। मुद्रण क्रांति और उसका असर, यानी कि इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि जो प्रिंटिंग तकनीक आई थी, यानी कि जो छपाई की तकनीक आई थी, उस क्रांति का क्या असर देखने को हमें मिला। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है नया पाठक वर्ग। यानी कि मुद्रण क्रांति से पहले जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आए थे तो क्या हुआ था कि किताबें न केवल महंगी थी, बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। कुलीन वर्ग और भिक्षु संघ, ये पढ़े लिखे लोग थे, ये बहुत अमीर थे, अतः ये आसानी से किताबें खरीद सकते थे। आम लोग जो थे, ये लोग अशिक्षित थे, ये बहुत गरीब थे, अतः ये आसानी से किताबें नहीं खरीद सकते थे। इसलिए आम लोग मौखिक संसार यानी मौखिक संस्कृति में जीते थे। यानी कि इनको कोई लोग जो कुछ भाषण देते थे या कुछ पढ़ के सुनाते थे, तो ये लोग इनको केवल सुनते थे। ये धार्मिक किताबों को सुनते थे, गाथा गीत और किस्से इनको पढ़ करके सुनाए जाते थे। ये लोग समूह में ही दास्तान सुनते या कोई आयोजन देखने जाते थे। ये सारी कहानी जबकि है जब मुद्रण क्रांति नहीं हुई थी, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं आए थे। अब मुद्रण क्रांति के बाद क्या हुआ, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद क्या हुआ कि नए छापे खाने खुलने लगे। छापे खाने के आने से क्या हुआ कि नए पाठक पैदा हुए, छपाई से किताबों की कीमत गिरी, और किताब की हर प्रति यानी कि कॉपी के उत्पादन में वक्त और श्रम कम हो गया। बड़ी तादाद में प्रतियां यानी कि कॉपी छापना आसान हो गया। बाजार भी किताबों से भर गए थे। तो ये छापे खाने आने से ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। अब आम लोग आसानी से किताबें खरीद सकते थे, लेकिन आम लोग सोचते थे कि हम अशिक्षित हैं तो किताबें क्यों खरीदें। जो आम लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो यही सोचते थे कि हम तो अशिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम किताबें क्यों खरीदें। तो इसके लिए क्या हुआ कि किताब प्रकाशकों ने आम लोगों में दिलचस्पी जगाने के लिए तस्वीरों से खूब सजी धजी किताबों को छापना शुरू कर दिया। यानी कि किताबें जो छपती थी उसमें काफी तस्वीरें डाली गई। इसका परिणाम ये हुआ कि आम लोग भी इन किताबों को आसानी से समझ सकते थे, भले ही वो अनपढ़ हों। यानी कि तस्वीरों को देख करके वो समझने लगे थे। इन किताबों को गांव की सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया और सुनाया जाता था। पहले जो सुनने वाले लोग थे, अब वो पढ़ने वाले लोग में तब्दील हो गए। यानी कि जो पहले केवल लोग सुनते ही थे, अब इन किताबों के माध्यम से धीरे धीरे वो लोग पढ़ने वाले लोग बन गए। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुलने मिलने लगे। यानी कि जो सुनने वाले थे और जो पढ़ने वाले लोग थे, वो आपस में एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, यानी कि एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लग गए। हमारा अगला टॉपिक है धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि धार्मिक विवाद कैसे हुए प्रिंटिंग के आने से, यानी किताबें जब छपने लगी तो धार्मिक विवाद कैसे हुए और प्रिंट का डर कैसे बढ़ा। छापे खाने के कारण लोगों के विचारों के द्वार खुले, यानी लोग जो है अलग तरीके से सोचने लगे। सत्ता के विचारों से असहमत लोग भी अब अपने विचारों को छाप कर फैला सकते थे। यानी कि जो वहां पे राजा राज करते थे, अगर राजाओं के विचार यानी कि उनके रूल लोगों के खिलाफ है, तो लोग जो है अपने विचारों को छाप सकते थे और पूरे सिस्टम में फैला सकते थे, पूरे समाज में फैला सकते थे।
छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। लेकिन हर कोई मुद्रित किताबों को लेकर खुश नहीं था। यानी कि जो छपाई हो रही थी किताबों की, उसको लेकर के बहुत लोग खुश भी थे और बहुत लोग जो है नाराज भी थे। जो लोग मुद्रित किताबों को लेकर खुश थे, उनके मन में इसको लेकर कई तरह के डर भी थे। वे लोग सोचते थे कि छपी किताबों का आम लोगों के जहन पर क्या असर होगा। उन्हें भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे मुद्रण यानी प्रिंटिंग पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। यानी कि इनको ये डर था कि जो छापा जा रहा है उस पर नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो लोगों में बागीपन का नजरिया और अधार्मिक विचार जो है पनपने लगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता नष्ट हो जाएगी। तो उनका यही सोचना था कि अगर जो छापी जा रही हैं और जो पढ़ी जा रही हैं, अगर वो गलत छापी जा रही हैं और गलत पढ़ी जा रही हैं, तो जो साहित्य है जिसको मूल्यवान माना जाता है, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और हुआ वही जिसका डर था। आइए जानते हैं। उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। ये एक धर्म सुधारक थे। इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों यानी प्रथाओं की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक प्रति यानी कि एक कॉपी बिटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पे टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को वाद विवाद यानी बहस के लिए चुनौती दी। इन्होंने कहा कि चर्च के लोगों, आओ मुझसे बहस करो, मैं बताऊंगी कि तुम्हारी प्रथाएं जो हैं वो कितनी सही हैं या गलत हैं। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। उस समय जो कैथोलिक समूह के लोग थे वो लूथर की बातों से सहमत थे और कुछ असहमत थे। यानी कैथोलिक ग्रुप जो था उस समय, कैथोलिक समूह के लोग थे, उसमें से कुछ लोग जो है मार्टिन लूथर की बातों से सहमत थे और कुछ असहमत थे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो कैथोलिक समूह के कुछ लोग थे वो मार्टिन लूथर की बातों में सहमति जताते हुए उनकी तरफ आ गए और इस तरह से प्रोटेस्टेंट ग्रुप का निर्माण हुआ। यानी कि जो कैथोलिक वर्ग था वो दो भागों में विभाजित हो गया, एक था कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। यानी कि हमने देखा कि प्रिंट ने किस तरह से लोगों पर असर डाला था। देखते देखते लूथर के तजुर्बे यानी कि अनुवाद की 5000 प्रतियां यानी कॉपियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। यानी कि लूथर की बातें लोगों को इतनी अच्छी लगी कि उसकी 5000 कॉपियां बिक गई और फिर अगले 3 महीने में उसको दोबारा से प्रिंटिंग करनी पड़ी। प्रिंट के प्रति तहे दिल से शुक्रिया करते हुए लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। हमारा अगला टॉपिक है मुद्रण और प्रतिरोध। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो छपाई हो रही थी उसका लोग क्या मतलब निकाल रहे थे और इसका विरोध किस तरह से होता है। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य को पढ़कर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्या यानी मतलब निकालने लगे। 16वीं सदी में इटली के एक किसान मोनोक्कियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू किया। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ निकालने शुरू कर दिए। उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च के लोग उससे क्रोधित हो गए। यानी कि जो मोनोक्कियो ने बाइबिल पढ़ी थी, उस बाइबिल में जो कुछ छपा था उसके अलग तरीके से अर्थ निकालने लगा और जो अर्थ उसने निकाला उससे जो है रोमन कैथोलिक चर्च के लोग जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और क्रोधित हो गए। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च ने जब इक्विजिशन यानी धर्म अदालत शुरू किया तो मोनोक्कियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। धर्म पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। यानी कि धर्म पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लोग जो है अलग अलग व्याख्याएं निकाल रहे थे, अलग अलग मतलब निकाल रहे थे, तो इससे रोमन चर्च जो है वो परेशान था। तो इसने जो है प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी और रोमन चर्च 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। यानी कि रोमन चर्च ने जो किताबें नहीं छपनी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए उसकी जो है सूची बना ली और उसको अपने पास रखने लग गए। इन सभी को देख करके धर्म सुधारक इरेस्मस ने कहा, किताबें भिन भिनाती मक्खियों की तरह है, दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच जाती। हमारा अगला टॉपिक है पढ़ने का जुनून। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि लोगों में पढ़ने का जुनून जो है वो किस कदर विकसित हुआ, कैसे फैला। तो 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ रही थी। चर्चों ने गांवों में स्कूल शुरू किए और किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई। साक्षरता बढ़ने और स्कूल के खुलने से लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज्यादा से ज्यादा किताबें छापने लगे।
लोगों नए पाठक की रुचि के अनुसार किस्म किस्म के साहित्य छपने लगे। अब शहरों से गांवों की तरफ भी पुस्तक विक्रेता जाने लगे थे। पढ़ने का जुनून ऐसा था कि अब लोकप्रिय साहित्य के नए रूप छपने लगे थे, जैसे पंचांग छपने लगे थे, लोक कथाएं एवं लोकगीत छपने लगे थे। इंग्लैंड में चैप बुक्स छपने लगी थी। फ्रांस में बिबिलियोथिक ब्लूज छपने लगे थे। प्रेम कहानियां छपने लगी थी। इतिहास छपने लगे थे। पत्रिकाएं छपने लगी थी जिसमें घटना और मनोरंजन होते थे। अखबार भी छपने लगे थे जिसमें युद्ध संबंधी जानकारी, व्यापार की जानकारी और दूसरे देशों की खबरें छपने लगी थी। यहाँ तक कि नक्शे भी छपने लगे थे। पढ़ने का जुनून इतना बढ़ चुका था कि न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों तथा थॉमस पेन, वाल्टेयर व रूसो आदि दार्शनिकों के किताबों को छापे जाने लगा और लोग उन्हें भी पढ़ने लगे। हमारा अगला टॉपिक है दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो प्रिंटिंग था उसका कैसा असर देखने को मिला। तो 18वीं सदी के मध्य तक लोग मानने लगे कि पुस्तकें प्रगति और ज्ञान के प्रसार का साधन है। बहुत से लोग मानते थे कि पुस्तकें जो है समाज को निरंकुशवाद से मुक्ति दिला सकती हैं, यानी कि राजाओं के शासन से मुक्ति दिला सकती हैं। इसी को देखते हुए फ्रांस के एक उपन्यासकार जिनका नाम लुई सेबेस्तियन था, उन्होंने घोषणा की कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यानी कि राजाओं का शासन खत्म हो जाएगा। मार्सिये ने यह भी कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। यानी कि हे राजाओं, तुम्हारे कांपने का अब वक्त आ गया है। जिन लेखकों को तुमने अभी तक देखा नहीं है, वो जो लिख रहे हैं और लोग जिन उनको पढ़ रहे हैं, तो अब उनकी कलम से तुम डरोगे और तुम हिल उठोगे, तुम्हारा शासन खत्म हो जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। यानी कि जो प्रिंटिंग हो रही थी उसका क्या संबंध था फ्रांसीसी क्रांति से। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि मुद्रण क्रांति यानी प्रिंटिंग के कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इतिहासकार फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य रूप से 3 तर्क देते हैं, यानी कि 3 कारण देते हैं। पहला, छपाई यानी कि प्रिंट के कारण लेखक और चिंतकों के विचारों और ज्ञान का प्रसार हुआ। जो लेखक थे और जो समाज की चिंता करते थे, उनके विचार क्या थे, उनके ज्ञान क्या थे, ये प्रिंटिंग के जरिए जो है लोगों तक पहुंचने लगा। कई लेखकों व चिंतकों ने पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और निरंकुशवाद शासन की निंदा की। यानी कि जो लेखक थे और जो समाज की चिंता करते थे, वो पुरानी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, अंधविश्वासों को और राजाओं के शासन को गलत मानते थे, उसकी आलोचना करते थे। वाल्टेयर और रूसो ने अपने लेखन के माध्यम से चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर हमला किया। यानी कि जो वाल्टेयर और रूसो थे, ये दार्शनिक थे। इन्होंने अपने लेखन में चर्च में जो प्रथाएं चल रही थी और जो राजाओं का जो शासन था जिसमें कमियां थी, उन पर जो है इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। दूसरा, छपाई यानी कि प्रिंट ने वाद विवाद, संवाद यानी बहस की नई संस्कृति को जन्म दिया। लोग जो है आपस में बहस करने लग गए। लोगों ने पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों, आस्था और मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। यानी कि लोगों को जो चीज़ भी कमी लगती थी, जिस चीज़ में कमी लगती थी कि वो पुरानी परंपराएं क्यों चल रही हैं, रीति रिवाज क्यों चल रहे हैं, क्यों इस अंधविश्वास को माना जा रहा है, क्यों हम इस चीज़ में आस्था रखते हैं, इस चीज़ को मानते हैं, तो उस चीज़ों पर बहस शुरू हो गए, यानी कि वाद विवाद शुरू हो गए और लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। तीसरा, हम पहले से ही जानते हैं या पढ़ चुके हैं कि फ्रांसीसी समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला था आपका पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा था मजदूर वर्ग। पादरी वर्ग के लोग जो है ये अमीर थे और कर यानी कि टैक्स नहीं देते थे। वहीं कुलीन वर्ग के लोग भी अमीर थे, ये भी कर या टैक्स नहीं देते थे। जो मजदूर वर्ग के लोग थे वो बहुत गरीब थे और ये कर यानी कि टैक्स देते थे। यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों मिलकर के मजदूर वर्ग से टैक्स लेते थे, जो कि बहुत ही गरीब थे। उनके ऊपर जरा सा भी दया नहीं करते थे। ये लोग अय्याशी की जिंदगी जीते थे। तो 1780 के दशक में साहित्यों का ढेर लग गया, जिसमें राजघरानों का मजाक उड़ाया गया और उनकी नैतिकता की आलोचना की गई। यानी कि 1780 के दशक में साहित्य बहुत सारे छापे गए, जिसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग का मजाक उड़ाया गया और उनकी मानवता संबंधी विचारों पर जो है बहुत सारे प्रश्न किए गए, उनकी आलोचना की गई, उनकी निंदा की गई। कार्टूनों और व्यंग चित्रों यानी कैरिकेचरों के माध्यम से दिखाया गया कि जनता तो मुश्किल में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। यानी कि कार्टून छापे गए, व्यंग चित्र छापे गए और उनमें यह दर्शाया गया कि जो पादरी वर्ग है, कुलीन वर्ग है, ये तो अय्याशी कर रही है, भोग विलास में डूबी हुई है, और मजदूर वर्ग जो है ये बहुत मुश्किलों में जिंदगी जी रही है। इन साहित्यों के ढेर ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ खूब भड़काया।
तो जो ये लोग पढ़ रहे थे, ये लोग जो है पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा नाराजगी के कारण जो है ये राजतंत्र के खिलाफ हो गए। यही वह मुख्य 3 तर्क हैं जो इतिहासकारों ने दिए, जिससे स्पष्ट होता है कि छपाई यानी कि प्रिंटिंग का फ्रांसीसी क्रांति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। हमारा अगला टॉपिक है 19वीं सदी। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि इस सदी में प्रिंटिंग कैसे हो रही थी और उसका क्या असर देखने को मिल रहा था। तो 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता में बड़ी उछाल आई, जिससे बच्चों, महिलाओं और श्रमिकों के रूप में बड़ी संख्या में नए पाठक मिले। यानी कि 19वीं सदी में बच्चे भी पढ़ रहे थे, महिलाएं भी पढ़ रही थी और मजदूर भी पढ़ रहे थे, यानी कि श्रमिक भी पढ़ रहे थे। इसी में हमारा टॉपिक है बच्चे, महिलाएं और मजदूर। हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि 19वीं सदी में जो छपाई हो रही थी, उनका बच्चों पे क्या असर था, महिलाओं पे क्या असर था और मजदूरों पे क्या असर था। तो इसमें हमारा पहला जो है 19वीं सदी में बच्चे। 19वीं सदी में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो गया, इसलिए बच्चे भी पाठक श्रेणी में शामिल हो गए। यानी कि प्राथमिक शिक्षा बहुत ज़्यादा लागू कर दिया गया, इसलिए बच्चों को भी पाठक श्रेणी में शामिल कर लिया गया। स्कूली बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा। 1857 में फ्रांस में केवल बच्चों के लिए बाल पुस्तकों को छापने के लिए प्रेस की स्थापना की गई। इस प्रेस में नई व पुरानी परिकथाएं और लोक कथाएं प्रकाशित की गईं। जर्मनी में ग्रिम बंधुओं ने किसानों से लोक कथाओं को जमा किया और अंततः 1812 में छापा गया। यानी कि जो जर्मनी के ग्रिम बंधु यानी ग्रिम भाई थे, इन लोगों ने गांव-गांव जाकर के लोक कथाओं को किसानों से इकट्ठा करना शुरू किया और अंत में 1812 में इन कथाओं को जो है छापा गया। जो भी सामग्री बच्चों के लिए अनुपयुक्त या अश्लील होती थी, उसे प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। तो 19वीं सदी में बच्चों पर प्रिंट का ये असर देखने को मिल रहा था। जो भी अश्लील सामग्री थी या बच्चों के लिए अनुपयुक्त थी, मतलब बच्चों के लिए उपयोगी नहीं थी, उसको छापा नहीं जा रहा था। अब देखते हैं 19वीं सदी में महिलाएं थी, उन पर प्रिंट का क्या असर हो रहा था। महिलाएं लेखक के साथ साथ पाठक के रूप में भी महत्वपूर्ण हो गईं। यानी कि जो महिलाएं थी वो लिखती भी थी और पढ़ती भी थी। पेनी मैगजीन्स यानी एक्सप्रेस या पत्रिकाएं विशेष रूप से महिलाओं के लिए थी, जिसमें सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं छपती थी। यानी कि पेनी मैगजीन्स में कैसे समाज में रहना है औरतों को और कैसे अपना घर चलाना है, ये सब जो है सिखाया जाता था। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक बन गई। मशहूर उपन्यासकारों में महिलाएं आगे थी, जैसे जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि। लेखिकाओं ने नारी की नई परिभाषा दी, जिसमें गहरी सूझबूझ थी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था और जिसका अपना दिमाग था और अपनी इच्छा शक्ति थी। यानी लेखिकाओं ने उस समय नारी की नई परिभाषा दी थी। वो कहती थी कि नारी के अंदर सूझबूझ होती है, नारियों का व्यक्तित्व जो है सुदृढ़ होता है, नारियां जो है अपना दिमाग इस्तेमाल करती हैं, नारियों की अपनी इच्छा शक्ति होती है, यानी कि वो जो बनना चाहें वो बन सकती हैं। अब देखते हैं 19वीं सदी में जो श्रमिक थे, इन पर प्रिंटिंग का क्या असर था, यानी छपाई का क्या असर था। 17वीं सदी से ही किराए पर किताबें देने वाले पुस्तकालय खुलने लगे थे। 19वीं सदी से ही इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दासकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। अब शिक्षित मजदूर ने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। यानी कि जो मजदूर थे वो धीरे धीरे शिक्षित होते गए, इन्होंने राजनीतिक पर्चे लिखने शुरू कर दिए, साथ ही साथ अपनी जीवनी यानी कि अपनी आत्मकथा भी लिखनी शुरू कर दी। हमारा अगला टॉपिक है नए तकनीकी परिष्कार। यानी कि जो छपाई हो रही थी उसमें कौन कौन से नए आविष्कार देखने को हमें मिले थे 19वीं सदी में। तो 19वीं शताब्दी के दौरान मुद्रण तकनीकी यानी कि छपाई में कई बदलाव आए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने बेलनाकार प्रेस बना लिया था। यह प्रेस बिजली से चलती थी और इससे प्रति घंटे 8000 शीट छप सकते थे। वहीं 19वीं सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस भी आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई हो सकती थी। तो ये सब जो है नए नए परिष्कार देखने को मिल रहे थे 19वीं सदी में, जो छपाई के माध्यम से विकसित हो रहा था। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस से छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगे। कुछ और भी सुधार देखने को मिले, जैसे कागज डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई। जो प्लेट छापने के लिए इस्तेमाल होते थे उनको जो है अच्छी क्वालिटी का बनाया जाने लगा। स्वचालित पेपर रिल बने, अपने आप जो है पेपर मशीनों में जाने लगे और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी इस्तेमाल होने लगे। इस तरह के सुधार से छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया।
मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद यानी किताबें बेचने के नए तरीके अपनाए। 19वीं सदी में पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक के रूप में छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक नई यानी कि खास शैली का विकास हुआ। यानी कि जो 19वीं सदी थी उसमें पत्रिकाओं ने क्या किया कि उपन्यासों को धारावाहिक रूप में यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रूप में छापना शुरू कर दिया, जिससे उपन्यास लिखने की एक नई शैली का विकास हुआ। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें सस्ते रूप में छापी गईं। किताबों की जिल्द यानी कि कवर भी 20वीं सदी में बनाए गए और 1930 की आर्थिक मंदी के दौरान प्रकाशकों ने किताबों को बिना जिल्द के छापे ताकि पाठकों की जो जेब है उसका ध्यान रखा जा सके, क्योंकि उस समय आर्थिक महामंदी आ गई थी और प्रकाशक चाहते थे कि किताबें बिकनी बंद ना हो, इसलिए उन्होंने सस्ती से सस्ती किताबें छापी, बिना जिल्द के किताबें भी छापनी शुरू कर दी। तो हमने देखा कि 19वीं सदी से 20वीं सदी तक छोटे व बड़े नए आविष्कारों ने छपाई यानी प्रिंटिंग को किस तरह बेहतर से बेहतरीन बना दिया। हमारा अगला टॉपिक है भारत का मुद्रण संसार। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण यानी कि छपाई युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। इसी में हमारा पहला टॉपिक है मुद्रण युग से पहले पांडुलिपियां। यानी कि इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जब छपाई नहीं आई थी भारत में तो उससे समय जो है पांडुलिपियों का क्या उपयोग होता था और पांडुलिपियां जो है कैसी दिखती थी। भारत में छपाई यानी कि प्रिंटिंग आने से पहले हस्तलिखित पांडुलिपियां होती थी, जो संस्कृत, अरबी, फारसी और अन्य विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में होती थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सील करके बांध दिया जाता था या उन पर तख्तियों के जिल्द चढ़ा दिए जाते थे। तो आपने देखा कि इस तरह की पांडुलिपियां होती थी। जब मुद्रण संस्कृति भारत में नहीं आई थी तो पांडुलिपियों का ही उपयोग किया जाता था पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। इन पांडुलिपियों की कुछ सीमाएं भी थीं। वो सीमाएं क्या थीं? पांडुलिपियां महंगी होती थीं, ये बहुत नाजुक होती थीं, इन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था। पांडुलिपियां अलग अलग तरीके से लिखी जाती थी, अतः उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। इसलिए इन पांडुलिपियों का दैनिक जीवन में अधिक इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि पांडुलिपियां महंगी थीं, नाजुक थीं, सावधानी से इसको इस्तेमाल करना पड़ता था और अलग अलग तरीके से लिखी जाती थी, जिसको हर कोई नहीं पढ़ पाता था। इसलिए इन पांडुलिपियों का जो है ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता था। छपाई के आने से पहले ही बंगाल के गांवों में बहुत सी प्राथमिक पाठशालाएं खुल चुकी थी। जब प्रिंटिंग भारत में नहीं आई थी तब भी बंगाल के गांवों में बहुत सी प्राथमिक पाठशालाएं खुल चुकी थी, लेकिन विद्यार्थी इन पाठशालाओं में किताबें नहीं पढ़ते थे। पाठशालाओं के गुरु याद की गई किताबों को सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। क्योंकि प्रिंटिंग नहीं आई थी तो पाठशालाओं में किताबें नहीं भेजी जाती थी, किताबें नहीं पढ़ाते थे। गुरु केवल अपनी याद की हुई किताबों को वहां पे स्कूल में बोल करके सुनाते थे और विद्यार्थी उनको लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े ही साक्षर बन जाते थे। हमारा अगला टॉपिक है छपाई भारत आई। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे भारत में छपाई कैसे आई। 16वीं सदी में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ गोवा के रास्ते भारत आया। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस जो आया वो पुर्तगाली लेके आए थे, वो भी गोवा के रास्ते, वो भी 16वीं सदी में। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थीं। कैथोलिक पुजारियों ने 1589 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और इन्होंने ही 1713 में पहली मलयालम किताब छापी। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिसमें से कई पुरानी किताबों के अनुवाद थे। यानी कि जो डचों ने 32 तमिल किताबें छापी थी, वो पहले की किताबें जो छपी हुई थी उनकी अन्य भाषाओं में अनुवाद थे। इस समय तक जो है अंग्रेजी भाषा का मुद्रण नहीं हो रहा था, लेकिन जो किताबें छपती थी वह अंग्रेजी भाषा में नहीं छपती थी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में छपाई की तकनीक भारत में नहीं आई थी। लेकिन 1780 से भारत में अंग्रेजी भाषा में छपाई की शुरुआत हो गई। जेम्स अगस्तस हिस्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया, यानी कि छापना शुरू कर दिया, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम था बंगाल गजट, जिसको जेम्स अगस्तस हिस्की ने छापना शुरू किया था। इस पत्रिका पर किसी का दबाव नहीं था, यह स्वतंत्र रूप से छापी जाती थी, यानी कि इस पर कोई भी अंकुश नहीं था, यह जो मन करता था वो छाप सकता था। हिक्की इस पत्रिका में बहुत सारे विज्ञापन छापते थे, जिसमें दासों के बिक्री से जुड़े विज्ञापन भी शामिल थे, यानी कि दासों को बेचना और खरीदने के विज्ञापन भी इसमें छापे जाते थे।
हिक्की भारत में वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी बहुत सारी गपशप भी छापते थे। यानी कि जो बड़े अंग्रेजी अधिकारी जो भारत में थे, जिनकी सत्ता थी, उनके बारे में बहुत सारे मजाकिया बातें जो है हिक्की इस अखबार में छापते थे। इससे नाराज होकर बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने उन पत्रिकाओं का समर्थन किया जो अंग्रेजों के हित में खबरें छापती थीं। 18वीं सदी के अंत तक अनेक पत्र पत्रिकाएं भी छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे। गंगाधर भट्टाचार्य जो राजा राम मोहन राय के करीबी थे, उन्होंने पहला हिंदुस्तानी अखबार छापा जिसका नाम था बंगाल गजट। तो आपने देखा कि पहले जो हिक्की ने अखबार छापा था उसका नाम भी बंगाल गजट था, और बाद में गंगाधर भट्टाचार्य ने जो अखबार छापा था वो भी बंगाल गजट था। दोनों में अंतर ये था कि जो पहला हिक्की अखबार जो छापता था बंगाल गजट, वो अंग्रेजी में छापता था और वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि एक अंग्रेजी व्यक्ति हिक्की के द्वारा छापी जाती थी। जो नीचे वाला अखबार बंगाल गजट है उसको एक हिंदुस्तानी व्यक्ति गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा छापा जाता था, और ये एक हिंदुस्तानी अखबार था और ऊपर वाली साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला टॉपिक है धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि प्रिंट की वजह से यानी छपाई की वजह से कौन कौन से धार्मिक सुधार हुए और किस तरह की बहसें देखी जाने लगी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मामलों को लेकर बहस शुरू हो गए थे। यानी कि कौन सा धर्म बेहतरीन है, कौन सा धर्म आगे है, कौन सा धर्म पीछे है, कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म बुरा है, इस मामलों को लेकर के जो है बहस शुरू हो गई थी। अलग अलग समूह धर्म के लिए अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। जो अलग अलग समूह थे वो धर्म की अलग अलग व्याख्या दे रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उसमें सुधार लाना चाहते थे। ये सारे वाद विवाद जो बहस थी ये प्रिंट के जरिए भी होती थी, साथ ही साथ जो है आम पब्लिक में भी होते थे। यानी कि इसको जो बहस था इसको छाप के भी किया जाता था और साथ साथ जो पब्लिक को इकट्ठा करके वहां पर भी बहस हुआ करती थी। छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने नए विचारों का प्रचार प्रसार भी किया और बहस की शक्ल भी दी। जो भी छपी हुई चीजें थी उसका प्रचार प्रसार भी हुआ और बहस भी छिड़ने लगी। इन बहसों में बहुत ज्यादा जन समुदाय हिस्सा लेता था और अपने मत जाहिर करता था, यानी कि अपने विचार देता था कि हम तो ये सोचते हैं इस बारे में। इस तरह के बहस से नए विचार उभरने लगे। लोगों के बीच विधवा दाह, एक ईश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस होने लगी थी। यानी कि इतनी सारी जब चीजें छपती थी तो इसमें धार्मिक मामलों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है विचार विमर्श होता था। लोग जो है विधवा दाह यानी कि विधवाएं जो अपने आप को आग में जला देती थी उनके ऊपर जो है बहस होती थी लोगों के साथ। साथ ही साथ एक ईश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक ही है या अनेक है, इसके ऊपर बहस होती थी। ब्राह्मण पुजारी वर्ग यानी कि ब्राह्मण जो हैं वो किस वर्ग के होंगे, इसके ऊपर बहस होती थी। यहाँ तक कि मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों पर भी बहुत बहस होती थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए लगातार बड़ी तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों को आम बोलचाल की भाषा में छापा जाने लगा। यानी कि जो छपाई अब होती थी बंगाल में वो बंगाली भाषा में यानी कि वहाँ की भाषा में ही होने लगी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको पढ़ने लगे। 1821 से राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी यानी समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू कर दिया। यह एक सुधारवादी समाचार पत्र था जिसमें सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया था। जो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी समाचार पत्र निकाला था यह समाज सुधारवादी जो है ये समाचार पत्र था जिसमें सती प्रथा की समाप्ति के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जाते थे। और इसी के अपोज में यानी कि राजा राम मोहन राय से नाराज लोगों ने जो कि रूढ़िवादी थे, तो रूढ़िवादियों ने राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध में समाचार चंद्रिका प्रकाशित करना शुरू कर दिया। यह एक रूढ़िवादी समाचार पत्रिका था जिसमें सती प्रथा को सही बताया गया था। यानी कि जो रूढ़िवादी लोग थे जो पुरानी परंपराओं को मानते थे, जल्दी से कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं करते थे, समाज में जो चल रहा है वैसा ही चलने देते थे, यह लोग जो है सती प्रथा को सही मानते थे और इन्होंने ही समाचार चंद्रिका नामक जो है एक अखबार प्रकाशित करना शुरू कर दिया। और जो समाचार चंद्रिका अखबार थी इसका प्रकाशन भवानी चरण बंदोपाध्याय ने किया था। इसी तरह 1882 में दो फारसी अखबार प्रकाशित हुए। एक था जाम ए जहांनामा और दूसरा था शमशुल अखबार। इसमें भी धार्मिक सुधारों के बारे में और सार्वजनिक जो बहसें होती थी, वाद विवाद होते थे, उसके बारे में छापा जाता था। आगे हम देखते हैं कि मुसलमानों के बीच मुद्रण संस्कृति का क्या असर था, यानी कि जो छपाई होती थी उसका असर मुसलमानों पर क्या हो रहा था। तो 1882 में उत्तर भारत में उल्मा यानी कि मौलाना मुसलमानों के पतन यानी खात्मे को लेकर के चिंतित हो रहे थे। अब ये चिंतित क्यों हो रहे थे
क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं अंग्रेजी सरकार धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन ना कर दे या मुस्लिम कानून को ना बदल डाले। इससे बचने के लिए उल्मा यानी मौलाना ने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल किया। अब लिथोग्राफी क्या होता है? पत्थर या लकड़ी पर चिकनी चीज से डिजाइन या लेख लिखकर छाप उतारने की कला होती है। यानी कि लिथोग्राफी में क्या करते हैं? पत्थर या लकड़ी पर जो है चिकनी चीज से डिजाइन बनाते हैं या लेख लिखते हैं। इस प्रेस से मुस्लिम धर्म ग्रंथों के फारसी और उर्दू में अनुवाद छापे गए। इन्होंने धार्मिक अखबार तथा गुटके भी निकाले और 1882 से बहुत पहले मुसलमानों ने 1867 में देवबंद सेमिनरी की स्थापना की थी। यह एक संस्था थी। इस सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों के लिए इस्लामी सिद्धांत को समझाने के लिए हजारों फतवे यानी घोषणाएं छपवाए थे कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, मुसलमानों की जिंदगी में क्या चीज अहम है, ताकि मुसलमान अंग्रेजी सरकार की बातों में आकर अपना धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन ना कर ले। तो इस तरह की एक संस्था थी जिसका नाम था देवबंद सेमिनरी, जो कि 1867 में बनाई गई थी मुसलमानों के द्वारा, और इन्होंने बहुत सारे फतवे छपवाए थे ताकि मुसलमान जो है अंग्रेजी सरकार के बहकावे में आकर के अपना धर्म परिवर्तन ना कर ले। तो मुसलमानों के बीच मुद्रण संस्कृति का यह असर था, यानी प्रिंटिंग का इस वक्त देखने को मिला था। अब देखते हैं हिंदुओं के बीच मुद्रण संस्कृति का असर, यानी कि हिंदुओं के ऊपर जो प्रिंट कल्चर था, यानी कि जो छपाई हो रही थी, इसका क्या असर हो रहा था। तो हिंदुओं ने भी अपने धार्मिक ग्रंथ मुद्रित कराने आरंभ कर दिए। स्थानीय भाषाओं में छपाई के कारण धार्मिक ग्रंथों को खूब पढ़ा जाने लगा, यानी कि लोकल भाषाओं में छपवाते थे। जहां पे जो क्षेत्र था उसी क्षेत्र के भाषाओं में इन ग्रंथों को छापा जाने लगा ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। 1810 में कलकत्ता से तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण अवधी में प्रकाशित किया गया, अवधी भाषा में प्रकाशित किया गया था। और 1810 में उत्तर भारत का बाजार सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से भर गया। 1858 में लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और 1893 में बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने कई भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छापी। अब धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में अधिक जन समुदाय तक पहुंच रही थी। प्रिंट यानी कि छपाई के चलते विभिन्न धर्मों के बीच बहस, वाद विवाद और संवाद हो रहे थे और साथ ही साथ लोग एक दूसरे के साथ जुड़ भी रहे थे। तो छपाई का ये असर हिंदुओं के बीच में देखने को मिल रहा था। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाशन के नए रूप, यानी कि हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि छपाई के कारण कौन कौन से नए रूप देखने को मिले। छापे खाने से पाठकों के नए रूप सामने आए। जैसे जैसे नए लोग किताब पढ़ने लगे तो लोगों को छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बों, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत जागने लगी। यूरोप में जो उपन्यास यानी कि नोवेल छपती थी, उसी तरह के उपन्यास अब भारत में भी छपने लगे। उपन्यासों में गीत, कहानियां, राजनीतिक और सामाजिक मामलों को छापा गया। इन उपन्यासों ने पाठकों को अनुभव, नया संसार और मानव जीवन की नई शिक्षा प्रदान की। तो कुछ इस तरह से जो है नए चीज देखने को मिल रही थी, नई नई चीजें छापी जा रही थी, जिसमें नोवेल आ चुके थे, कहानियां आ चुकी थी, राजनीतिक और सामाजिक जो है मामले आ चुके थे, नया अनुभव छापा जाता था, नया संसार छापा जाता था, नई शिक्षा दी जाती थी। इस तरह से नया नया प्रकाशन देखने को मिल रहा था। 19वीं सदी के अंत तक नई दृश्य संस्कृति आकार ले रही थी, यानी कि 19वीं सदी के अंत तक जो है चित्रकारी भी सामने आने लग गई। इन चित्रों की सहायता से कम पढ़े लिखे लोग भी पुस्तक को आसानी से समझ सकते थे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें 4 चित्र हैं। पहले चित्र को अगर हम देखते हैं तो इसमें गांव का चित्र है, जिसमें एक चौपाल है जहां पर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे काफी लोग बैठे हुए हैं, कुछ अखबार पढ़ रहे हैं और कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरा चित्र है उसमें एक किसान है जो अपने बैलों के साथ में किसी खेत को जोत रहा है। इसी तरह से तीसरा जो चित्र है उसमें एक व्यक्ति है जो अपने पशु का दूध निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी तरह चौथा चित्र है जिसमें बच्चे जो हैं स्कूल जाते हुए साइकिल से दिखाई दे रहे हैं। उस समय चित्रकार राजा रवि वर्मा ने आम लोगों के लिए बहुत सी तस्वीरें बनाई। तो राजा रवि वर्मा जो है भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे और इन्होंने आम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चित्र बनाए थे। जैसा कि आप देख रहे हो, ये सारी की सारी राजा रवि वर्मा के द्वारा ही बनाई गई हैं, जो कि देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक लगती थी उस समय, जबकि छपाई का चरण ही स्टार्ट हुआ था। काठ की तख्ती पर चित्र बनाने वाले गरीब दस्तकार छापे खाने के पास अपनी दुकानें लगाने लगे, जिससे इन्हें मुद्रकों से काम मिलने लगा। यानी जो प्रकाशक थे वो लोग अब इन लोगों को, जो गरीब दस्तकार थे, जो तख्तियों पर चित्र बनाया करते थे, इनको काम देने लगे। अब बाजार से सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों एवं दफ्तरों को सजाने लगे।
इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता पुरानी और नई परंपराओं, धर्म, संस्कृति और राजनीतिक विचारों को लोगों तक पहुंचाया। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर व्यंग्य चित्र और कार्टून छपने लगे। यानी कि 1870 का जो दशक था, इस दशक तक जो है पत्र पत्रिकाओं में जो समाज में हो रहा है या राजनीतिक कोई मुद्दा है, उसके लिए कार्टून छपने लगे। कुछ पत्रिकाओं में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी रुचियों का मजाक उड़ाया गया। तो कुछ पत्रिकाओं ने जो पढ़े लिखे भारतीय थे वो पश्चिमी संस्कृति को जो है फॉलो करते थे, तो उनका भी मजाक उड़ाने लगे कुछ पत्रिकाओं के द्वारा। जबकि कुछ अन्य पत्रिकाओं में सामाजिक परिवर्तन को लेकर डर भी देखा गया। यानी कि कुछ पत्रिकाएं ऐसी भी थी जो ये दर्शा रही थी कि समाज में इन छपाई को लेकर के जो लोग पढ़ रहे हैं उसके कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यंग्य चित्रों के माध्यम से साम्राज्यवादी राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाते थे। इसी कारण राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर प्रहार करने में पीछे नहीं रहते थे। यानी कि जो कार्टून छपते थे उसके माध्यम से जो साम्राज्यवादी है, जो दूसरे देशों पे शासन करना चाहते थे, दूसरे देशों को हड़पना चाहते थे, वो जो राष्ट्रवादी नेता थे, हमारे राष्ट्रवादी देशभक्त जो लोग थे, उनका मजाक उड़ाते थे। और हमारे जो देशभक्त थे, जो राष्ट्रवादी थे, वो लोग भी इन साम्राज्यवादियों पर प्रहार करते थे, इनका वो भी मजाक उड़ाते थे। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रकाशन के नए नए रूप आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आते गए। अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, महिलाएं और मुद्रण। यानी कि महिलाओं की क्या भागीदारी थी इस छपाई में। महिलाओं के जीवन और भावनाओं को विशेष रूप से जीवंत और गहन तरीके से लिखे जाने लगा। यानी कि जो महिलाओं के ऊपर जो चीज लिखी जाती थी, ऐसा लगता था कि जो पढ़ रहा है वो उसी की कहानी है। इसलिए मध्यम वर्गीय घरों की महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में पढ़ने लगीं। विवेकशील पिता और पति अपने घर पर ही औरतों को पढ़ाने लगे थे। जो अच्छे लोग थे, जो समझदार लोग थे, जिसमें पिता और पति शामिल थे, वो अपने घर की औरतों को घर पर ही पढ़ाने लगे। और 19वीं सदी के मध्य में जब छोटे बड़े शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं में लेखिकाओं ने नारी शिक्षा को जरूरी बताया। तो बहुत सारी लेखिकाएं जो थी वो पत्रिकाओं में छापती थी कि नारियों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। पत्रिकाओं में पाठ्यक्रम भी छपता था और जरूरत के मुताबिक किताबें भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। यानी कि बहुत सारे लोग तो नारियों की शिक्षा के लिए कदम उठा रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार भी थे, ऐसे लोग भी थे जो नारियों की शिक्षा को गलत मानते थे। अनेक पारंपरिक हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं, और इसी तरह मुसलमान मानते थे कि उर्दू के रूमानी अफसाने यानी उर्दू रोमांस पढ़ करके औरतें बिगड़ जाएंगी। तो कुछ लोगों की अलग सोच भी देखने को मिल रही थी। प्रिंट का असर ऐसा था कि उत्तर भारत के मुसलमान परिवार की एक लड़की ने गुपचुप ढंग से सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि लिखना भी सीखा। चुपचाप सीखा, बिना किसी को बताए सीखा। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वही पढ़ा जो वो समझती थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में पूर्वी बंगाल में रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। बाद में चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी, जिसे 1876 में प्रकाशित किया गया। अमार जीवन मतलब है मेरा जीवन, यानी कि मेरी लाइफ, माई लाइफ। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी यानी कि आत्मकथा थी। इसी तरह कैलाश वासनी देवी ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया और कई मुद्दों को उजागर किया, जैसे कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती हैं और उनकी सेवा वे करती हैं या जिनकी सेवा वो करती हैं वही उन्हें दुत्कारते हैं, यानी कि उन्हें जो है ताने देते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में खूब जोश से लिखा। सामाजिक बंधनों में बंदी औरत के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियां किताबें पढ़ने से आई हैं। यानी कि बहुत से कारणों के कारण मेरी दुनिया छोटी सी है, लेकिन मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियां जो है वो किताबों को पढ़ने से आई हैं। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर हिंदी में छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से ही हुई। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और
कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। यानी कि 20वीं सदी में महिलाओं के लिए जो पत्रिकाएं छपती थी और कभी कभी जो महिलाएं अपने द्वारा लिखी गई पत्रिकाएं छपवाती थी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। पत्रिकाओं में औरतों की शिक्षा, विधवा जीवन, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मामलों को छापा जाता था या छापा गया। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन छापा। पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापे गए। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीबियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट किताब स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक सोसाइटी यानी खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। बंगाल में कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन के लिए मशहूर हो गया। यानी बंगाल में एक इलाका था जिसका नाम था बटाला, यहाँ पर बहुत सारी किताबें छापी गई। इसको किताबों का हब बोला जाता था। यहाँ पे मतलब किताबें ही मिलती थी ज़्यादातर, और कुछ मिलता ही नहीं था। तो बंगाल का ये इलाका बटाला जो है, ये किताबों के प्रकाशन के लिए लोकप्रिय हो गया। यहाँ पर धार्मिक गुटकों ग्रंथों के अलावा अश्लील और सनसनीखेज किताबें भी उपलब्ध थीं। फेरी वाले बटाला के प्रकाशित किताबें लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। यानी कि जो फेरी वाले गली गली घूम करके किताबें बेचते थे, वो बटाला की किताबों को लेकर के बेचते थे, और बटाला की किताबों को वो घर घर जब ले जाकर के बेचते थे, तो जो औरतें फुर्सत में होती थी वो उनको खरीदती थी और अपनी मनपसंद की पुस्तकों को पढ़ने का उनको समय मिल जाता था, उनको सहूलियत मिल जाता था। हमारा अगला टॉपिक है प्रिंट और गरीब जनता। यानी कि जो छपाई हो रही थी उसकी गरीब जनता पर क्या असर हो रहा था। तो 19वीं सदी में मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जाने लगी थी, जिसे गरीब लोग भी आसानी से खरीद सकते थे। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाने लगे थे। यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी खोले जाने लगी थी, कोई भी जाकर के वहां पढ़ सकता था। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों, कस्बों और विकसित गांवों में खोले जाते थे। फायदा यह हुआ कि जो लोग किताबें खरीद नहीं सकते थे वो भी अब पढ़ सकते थे, पुस्तकालय जाकर के पढ़ सकते थे। 19वीं सदी के अंत से जाति प्रथा के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। ये समस्या आ गई थी 19वीं सदी के अंत तक की जाति प्रथा नामक जो है एक विचार जो है पनपने लगा था संसार में। ठीक है, तो ये जाति प्रथा जो है एक प्रॉब्लम के रूप में सामने आ रही थी। ज्योतिबा फूले जो निम्न जातीय आंदोलनों को चलाते थे, इन्होंने एक पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था। इन्होंने पुस्तक छापी थी जिसका नाम था गुलामगिरी, जो 1871 में इन्होंने छापी थी जाति प्रथा के खिलाफ। इसी तरह 20वीं सदी में महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकरी, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, ने जाति प्रथा पर जबरदस्त लेख लिखे। इनके लेख को पूरे भारत में पढ़ा गया। कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में एक पुस्तक छोटे और बड़े का सवाल लिखा और छापा। इसमें उन्होंने जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। ये भी किताब जो है ये जाति प्रथा के ऊपर ही थी। इसमें काशी बाबा ने जात के और वर्ण के ऊपर, यानी कि आप किस कास्ट के हो और किस क्लास के हो, इसके बीच के रिश्ते को समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच एक और मिल मजदूर के सुदर्शन चक्र नामक लेखन को सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। 1935 से 1955 के बीच में एक और मिल मजदूर थे जिन्होंने सुदर्शन चक्र नामक जो है लेखनी लिखी थी, अपने विचार लिखे थे सुदर्शन चक्र नाम से, और इस सुदर्शन चक्र नामक लेखन को जो है एक सच्ची कविताएं नाम का संग्रह था, संस्करण था, उसमें छापा गया। लक्ष्मीनाथ बेजबरुबा ने बूढ़ी आयर साधु यानी दादी की कहानियां लिखी। इन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश यानी ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखा। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनवाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारक भी यही चाहते थे कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी पहुंचता रहे। तो हमने इस टॉपिक में जाना कि प्रिंट का गरीब जनता पे क्या असर हो रहा था। हमारा अगला टॉपिक है प्रिंट और प्रतिबंध। सन 1798 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रिंट पर सेंसरशिप यानी पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। यानी कि कोई भी कुछ भी उस समय छाप सकता था, बोल सकता था, लिख सकता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कोई भी उल्टा सीधा नहीं बोलता था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी भी सेंसरशिप नहीं लगा रही थी।
लेकिन हुआ क्या कि भारत में जो अंग्रेज बहुत पहले से रह रहे थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन और कंपनी के अधिकारियों के गंदे कार्यों को छापना शुरू कर दिया। तो होता क्या है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात की चिंता हो जाती है कि इस आलोचनाओं के चलते, इस निंदा के चलते इंग्लैंड में बैठे बड़े अधिकारी भारत पर इनके व्यापारिक अधिकार, एकाधिकार पर हमला ना बोल दें, यानी कि उनकी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त ना कर दे, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त ना कर दे, जो कि इंग्लैंड में बैठे बड़े अधिकारी ये कर सकते थे। तो इनको ये चिंता होने लगी थी। तो हुआ क्या कि 1820 के दशक तक कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रिटिश शासन को सही मानने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। यानी कि 1820 के दशक तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम पास कर दिए, और जो ब्रिटिश कंपनी थी वह उन अखबारों को प्रोत्साहन देना शुरू कर देती है जो उनके लिए अच्छा छापते थे। होता क्या है कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने जो कानून पास किए थे, इसको खत्म करने के लिए सन 1935 में अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के संपादक ने प्रेस कानून में संशोधन हेतु, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए गवर्नर जनरल बेटिंग से अनुरोध किया, और जिसके बाद बेटिंग प्रेस कानूनों में संशोधन के लिए तैयार हो गए, यानी कि प्रेस के कानून में बदलाव के लिए तैयार हो गए। इन्होंने यह काम जो है एक ब्रिटिश अफसर को सौंपा जिसका नाम था टॉमस मैकाले। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता बहाल करते हुए ब्रिटिश अफसर टॉमस मैकाले ने नए कानून बनाए। 1857 की क्रांति, यह वही क्रांति थी जिसे देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के बाद प्रेस का रवैया बदल गया। अब प्रिंट के जरिए लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया जाने लगा। यानी कि जब यह क्रांति हुई तो प्रिंटिंग जितनी भी होती थी, जितनी भी छपाई होती थी, उसके द्वारा लोगों के अंदर ये भावना जगाई जाने लगी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। स्थानीय भाषाओं के संपादक राष्ट्रवादी समाचार पत्र छापने लगे, यानी कि देशभक्ति की भावना जगाने लगे, और क्रोधित अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग कर डाली। तो अंग्रेज जो है इस स्वतंत्रता के जो आंदोलन चल रहे थे, राष्ट्रवादी समाचार पत्र छप रहे थे, तो इसकी वजह से ये क्रोधित हो गए और इन्होंने जो है देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। तो अंग्रेजों की मांग की वजह से 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी स्थानीय भाषा प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। अब ये प्रेस एक्ट था क्या? इस एक्ट से अंग्रेजी सरकार को प्रेस में छपी रिपोर्टों और संपादकीयों को सेंसर करने का हक मिला। यानी कि इस एक्ट ने अंग्रेजी सरकार को यह हक दे दिया कि प्रेस में अगर कोई गलत रिपोर्ट छप रही है या कोई गलत आदमी गलत लिख रहा है तो उसको वो जो है पाबंदी लगा सकती है, उसको बंद कर सकती है। सरकार स्थानीय व विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले समाचार पत्रों पर नियमित रूप से नजर रखने लगी। अगर किसी रिपोर्ट को बागी यानी विद्रोही माना जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी कि भाई ये मत छापो। अगर चेतावनी अनसुनी की जाती थी तो अखबार को जब्त कर लिया जाता था और छपाई की मशीनें छीन ली जाती थी। लेकिन इस एक्ट के आने के बावजूद भी राष्ट्रवादी अखबार जो है देश के हर कोने में छापे जाते रहे। समाचार पत्रों में अंग्रेजी कुशासन की खबरें आती रही और राष्ट्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता रहा। यानी कि समाचार पत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ छपता रहा। 1907 में जब पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी न्यूज़पेपर में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। तो जो क्रांति कर रहे थे, जो क्रांतिकारी थे पंजाब में, उनको काले पानी की सजा दी गई, जो कि अभी तिब्बत में है ये जगह। तो वहाँ उन लोगों के लिए बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार में, जिसका नाम केसरी था, उसमें बहुत ज़्यादा हमदर्दी जताई थी। नतीजा यह हुआ कि उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, यानी कि जेल में डाल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विद्रोह हुए। तो हमने इस चैप्टर में जाना कि प्रिंटिंग ने कैसे लोगों के विचारों को बहुत जागरूक किया और लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाया। तो आज जो हम किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं, ये किताबें ऐसे ही नहीं छपी हैं। इनको छापने के पीछे बहुत बड़ा इतिहास था जिसको हमने इस चैप्टर में जाना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें, और कोई भी आपका विचार है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।